Hello students, how are you all? This is Amar Kumar welcoming you again in my YouTube channel Study Point Ask Me. In my last video, I taught you about the age of revolutions in Europe. In age of revolution, I taught you about the July revolutions, the Greek War of Independence, the romantic imagination and the national feelings, hunger, hardship and the popular revolts, February revolutions and the revolutions of liberals. I hope this all contents you have. I hope this all content you all have understood very well. Now today I am here with another topic, the unification of Germany and Italy. But first of all we will learn about the unification of Germany. In my next video I will provide you the unification of Italy. So let's start this topic, the unification of Germany. Before starting this topic, once again I want to say the students, those who are watching my videos, and try to give your comments on comment section. साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये अपील करूँगा कि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि most of the students get benefit from it. So let's start now today's topic, the unification of Germany. In unification of Germany, here is the first point. The unification of Germany was achieved at a crucial point in history of Europe when many changes were taking place. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एक ऐसा समय में हुआ जब पूरे यूरोप में एकदम उथल पुथल मचा हुआ था। वहाँ का सोशल कंडीशन, वहाँ का इकोनॉमिकल कंडीशन, वहाँ का पॉलिटिकल कंडीशन, डेट ऑल वेयर नॉट इन अ बैलेंस्ड वे। कोई भी जो है वो अस्थिर कंडीशन में नहीं था। वहाँ की स्थिति, वहाँ के हालात जो थे वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एकदम अनबैलेंस्ड वे में था। उसी दौरान में हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को देखा। German unification was announced on 18 January 1871. Unification of Germany was announced on what date, students? It was announced on 18 January 1871. लास्ट वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था कि रिवोल्यूशंस बाय द लिबरल्स, तो ये सारे जो रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ देख रहे थे वो हम लोग किनके द्वारा था? लिबरल्स के द्वारा। एंड द जर्मनी वॉज यूनाइटेड बाय द कंजर्वेटिव आर्मीज एंड मोनार्ची। इसमें कंजर्वेटिव आर्मीज और मोनार्चीज का भी काफ़ी अहम रोल रहा। फ्रेडरिक विलियम फोर ऑफ प्रूशिया गेव अप द थॉट्स ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन अंडर प्रूशिया। अब यहाँ पर फ्रेडरिक विलियम फोर कहाँ से थे? वो प्रूसिया से। ही गेव द थॉट ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन का थॉट, विचार किसने रखा, किसने दिया? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने। ही वॉज द किंग ऑफ प्रूशिया। जर्मनी वॉज अ कलेक्शन ऑफ अ स्मॉल किंगडम रेदर देन अ कंट्री बिफोर यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन के पहले जर्मनी जो था, है ना, वो छोटे छोटे किंगडम्स से में बटा हुआ था। जैसे मान के चलते हैं अभी हमारे देश में 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज में हमारा पूरा देश जो है वो डिवाइडेड है। तो उसी तरह से मान के चलिए कि ये जितने भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, है ना, दे वेयर नॉट कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ कंट्री। कलेक्टिवली उनको एक कंट्री के रूप में नहीं कहा जा सकता था। तो इसी तरह जर्मनी में भी कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे, छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स में पूरा जर्मनी बटा हुआ था और उनको एक कलेक्टिवली नेशन के रूप में हम लोग नहीं जानते थे या उनको नेशन के रूप में हम नहीं बताते थे। तो जर्मनी वॉज कलेक्शंस ऑफ द स्मॉल किंगडम्स। दे डिड नॉट एग्जिस्ट अ होमोजीनियस जर्मन आइडेंटिटी। उनकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। ड्यू टू द ऑटोनॉमी ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। क्या वजह था उसके लिए? उसके लिए वजह था प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स मीन्स those princely states which were not directly ruled by the emperor, है ना। प्रिंसली स्टेट्स उसको बोलते हैं जिसको डायरेक्टली एम्पायर के द्वारा रूल नहीं किया जा सकता है। और वहाँ उस समय जो है वहाँ पर रोमन एम्पायर का रूल्स था। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को समझा रहा था कि जर्मनी जो है वो एक यूनिफाइड नेशन के रूप में तो था नहीं, छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स में बटा हुआ था। आप लोगों ने एक बहुत ही प्रसिद्ध मूवी देखा होगा, शाहरुख खान की एक मूवी आई थी चक दे इंडिया।
उसमें दिखाया गया था स्टार्टिंग ऑफ द मूवीज़ समवेयर देयर वेर सम प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट से कुछ प्लेयर्स थे। जब शाहरुख खान ने उनको उनका इंट्रोडक्शन देने को कहा तो उन्होंने अपने अपने नाम को अपने अपने स्टेट्स के साथ बताया। आई एम फ्रॉम मणिपुर, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम झारखंड, आई एम फ्रॉम केरला, आई एम फ्रॉम कर्नाटका, इस तरह से। तो उन्होंने अपने अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हुए अपना आइडेंटिटी दिया, अपना पहचान बताया। में हम लोगों ने देखा एक लास्ट में एक लड़की ने अपना आइडेंटिटी बताया कि आई एम समवन हु बिलोंग्स टू इंडिया। तो उसने अपना आइडेंटिटी जो है वो एक नेशन के रूप में, एक नेशन इंडिया के रूप में बताया था। द सेम थिंग आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर। यहाँ यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि वहाँ जर्मनी जो थे वो अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स के रूप में पहचाना जा रहा था, एक कंप्लीट यूनाइट के रूप में, एक नेशन के रूप में हम उसे नहीं जानते थे। नाउ नेक्स्ट इज द सिनारियो ट्रूली चेंज्ड ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स इन 1806। वहाँ का जो पूरा सिनारियो था डेट वॉज कम्प्लीटली, है ना, गेटिंग और स्टार्टेड चेंजिंग एंड इट वॉज द पीरियड ऑफ 1806, है ना, ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। 1804 में आप लोगों को पढ़ाया था, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को राजा घोषित किया और हम लोग अभी बात कर रहे हैं 1806 में। उसका मोटिव क्या था? फ्रांस के टेरिटरीज को पूरे यूरोप में फैलाना चाहता था। अलग अलग जो आस पड़ोस के जो राज्य थे, स्टेट्स थे, उन सबको वो धीरे धीरे क्या कर रहा था? कॉन्क्वायर करता जा रहा था। तो व्हेन फ्रांस डिफीटेड द होली रोमन एम्पायर, तो उसी दौरान नेपोलियन की लीडरशिप में फ्रांस ने कई रोमन एम्पायर के, यानी कि रोमन साम्राज्य के छोटे छोटे जो दूसरे किंगडम्स थे, है ना, जो स्टेट्स थे, जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, उसको डिफीट किया। इन 1815 अ जर्मन कॉन्फेडरेशन वाज रीएस्टैब्लिश्ड। 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई तो जर्मन कॉन्फेडरेशन जो है वो दोबारा से एस्टैब्लिश किया गया आफ्टर डिफीटिंग द नेपोलियन, विच गेव राइज टू द जर्मन नेशनलिज्म। और इससे जर्मन नेशनलिज्म का क्या हुआ? उदय हुआ। द कांग्रेस ऑफ वियना, The Congress of Vienna 1815 introduced a new European political diplomatic system. कांग्रेस ऑफ वियना ने 1815 में एक नया यूरोपियन पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, या कह सकते हैं उसको लॉन्च किया। डेट एस्टैब्लिश्ड अ बैलेंस ऑफ पावर, है ना, जो नेपोलियन के हारने के बाद जो वहाँ की स्थिति, है ना, डामाडोल हो गई थी, है ना, अनबैलेंस हो गया था, उस पावर को बैलेंस करने के लिए एक डिप्लोमेटिक सिस्टम को स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? द कांग्रेस ऑफ वियना। अ कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मन स्टेट वाज सेट अप अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑस्ट्रियन एम्पायर। और ये किसको सपोर्ट कर रहे थे? प्रूशिया को, है ना। यह कह सकते हैं कि प्रूशिया वाज सपोर्टेड बाय ऑस्ट्रियन एम्पायर। तो एक कॉन्फेडरेशन जो है जर्मन स्टेट्स का वो सेटअप किया गया ऑस्ट्रियन एम्पायर्स के थ्रू, है ना, या इनके सपोर्ट के थ्रू। कहाँ? प्रूशिया में। नाउ हियर जोल्वेरिन वाज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इनकरेज्ड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बाय क्रिएटिंग अ लार्ज सेंस ऑफ इकोनॉमिक यूनिफिकेशन इन 1834। इन माय लास्ट वीडियो, आई थिंक इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, द rise of nationalism in Europe, I taught you about the Zollverein. Zollverein was what? It was a custom union. वो क्या था? Custom union, and it was introduced in 1834. और इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1834. He abolished many barriers. कई सारे बैरियर्स थे, है ना, रुकावटें थे, उनको इसने हटाया। And he reduced the number of currencies from 30 to 2. तो इसी चीज को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक यूनिफिकेशन इन 1834. नेक्स्ट पॉइंट इज द आइडिया ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन वाज ऑब्वियसली अपोज्ड बाय ऑस्ट्रियन एम्पायर. जर्मन यूनिफिकेशन का जो आइडिया है इसका विरोध, है ना, कौन कर रहे थे? तो ऑस्ट्रियन एम्पायर कर रहे थे. विच सॉ इट एज द थ्रेट टू इट्स ऑन पावर. इन्हें डर था कि कहीं ये आगे चल कर के उनके खुद के पावर को या उनके किंगडम्स को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे.
हाउएवर ऑस्ट्रिया सून ज्वाइन द जॉल्वेरिन इन 1853, लेकिन इस डर के बावजूद भी ऑस्ट्रिया ने 1853 में जॉल्वेरिन में ज्वाइन किया, जॉल्वेरिन को ज्वाइन किया उसने। नेक्स्ट पॉइंट, टू डिस्करेज द यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ जर्मनी, जर्मनी के लोगों के अंदर जो यूनिटीज़ थे, है ना, जो यूनिटीज़ क्रिएट हो रहे थे, उस चीज़ को डिस्टर्ब करने के लिए ऑस्ट्रियन एम्पायर ने, है ना, किस चीज़ को प्रैक्टिस किया, डिवाइड एंड रूल। आप लोग हमारे देश के नेशनलिज्म्स या यहाँ के भी जो एक्टिविटीज़ में आप देखोगे, रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ के दौरान में जब आप पढ़ेंगे क्लास 10 में, है ना, नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना, भारत के नेशनलिज्म और यहाँ के भी रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है। उस दौरान क्या हुआ, उस दौरान अंग्रेज़ों ने भी इस चीज़ का, है ना, फॉलो किया था, डिवाइड एंड रूल। हमारे कम्युनिटीज़ के बीच में अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट किया और यहाँ पर समाज को विभक्त करके यहाँ शासन करने का नीति उन्होंने अपनाया। एंड दिस वॉज कैरिड बाय द ऑस्ट्रियन एम्पायर also. The liberals initiated to the nation building was repressed by combined forces of monarchy, military and supported by the Junkers. The liberals initiative to the nation, liberals, अब चूंकि ये पूरा रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ किसके थ्रू रन हो रहे थे, लिबरल्स के थ्रू, तो उन्होंने जो एक रास्ता चुना था, है ना, एक अभियान चलाया था नेशन बिल्डिंग का। उस नेशन बिल्डिंग्स में, है ना, मोनार्चीज़ का, मिलिट्रीज, आर्मी का, है ना, और साथ ही साथ जंकर्स का बहुत बड़ा रोल था। जंकर्स मीन्स वर्ड द लार्ज लैंड ओनर्स, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, दे वेयर कॉल्ड एज द जंकर्स। नाउ दिस मूवमेंट वाज लेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया ऑटोमन बिस्मार्क। और फिर अब यहाँ से इस मूवमेंट को कौन आगे लीड किए, ऑटोमन बिस्मार्क, who also called as the आयरन चांसलर, जिनको आयरन चांसलर के नाम से भी जाना जाता था। ऑटोमन बिस्मार्क बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रूसिया इन 1862 और 1862 में ऑटोमन बिस्मार्क जो है वो प्रूसिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया। इन 1863 प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इन 1863 ही टुक कंट्रोल ओवर ऑल द कैथोलिक चर्चेज, है ना, हियर आई हैव मिस्ड, वहाँ के जितने भी कैथोलिक चर्च थे उन सभी पर यह अपना डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया एंड गेन द सुपरविजन ओवर द कैथोलिक एजुकेशन। और वहाँ जो कैथोलिक एजुकेशन दिए जा रहे थे उसका टोटल सुपरविजन जो है वो अपने पास रखा, यानी कि अब वहाँ वो पढ़ाया जाएगा जो इसके द्वारा इंडिकेशन दिए जाएंगे, जो ये बात बताएगा, जो ये कहेगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर अब आगे शिक्षा दी जाएगी। इन जुलाई 1870 अंडर हिज लीडरशिप, है ना, और इसके लीडरशिप में, किसके, ऑटोमन बिस्मार्क के लीडरशिप में प्रूशियन आर्मी मार्च टुवर्ड्स द फ्रेंच बॉर्डर। प्रूशियन आर्मी जो है वो फ्रेंच बॉर्डर की तरफ क्या हुई, यानी कह सकते हैं कि फ्रांस में, है ना, आक्रमण किया। एंड वाज जॉइंड बाय द मेनी जर्मन स्टेट्स, और बहुत सारे जर्मन स्टेट्स जो थे, जो छोटे छोटे किंगडम्स के रूप में बटे हुए थे, वो सब भी अपने आर्मीज के साथ इसमें, है ना, शामिल हो गए। उस समय फ्रांस में नेपोलियन थर्ड का रूल चल रहा था, तो उसके अगेंस्ट में ये वॉर हुआ। 3 wars took place over 7 years with ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। उस दौरान, है ना, तकरीबन 7 सालों में, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इन 7 years कितने युद्ध लड़े गए, 3 wars, है ना, 3 wars were fought with ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, एंड ऑल द 3 wars were won by प्रूशिया। तीनों ही युद्ध में प्रूशिया की जीत हुई और इस तरह से जर्मनी का यूनिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब कह सकते हैं कि जर्मनी जो है एक यूनिफाइड नेशंस के रूप में तैयार हो गया। इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग कैसर विलियम फर्स्ट, और 1871 में, जनवरी 1871 में प्रूशिया का राजा कैसर विलियम फर्स्ट was proclaimed as the emperor in a ceremony held at the Hall of Mirrors in the Palace of Versailles। और वर्सलीज के पैलेस हॉल ऑफ मिरर में एक सेरेमनी के दौरान प्रूशिया के राजा कैसर विलियम्स को वहाँ का एम्पेरर घोषित
कर दिया गया। तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट्स कि पूरा जर्मनी का यूनिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस video that I have given here students related to the unification of Germany. I hope अगर आप ये मेरे वीडियोस को पूरा देखोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियोस ज़रूर पसंद आएगा और आपको मेरे वीडियोस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इन माई नेक्स्ट वीडियो you will get knowledge about the unification of Italy. At last I want to say the students remain healthy and fit, and very thanks to you to watch my this video.